में पुतिन के खूनी हमलों से वाकई में नेटो और अमेरिका खौफ में आ गए हैं। पुतिन जहां परमाणु जंग की तैयारी में जुटे हैं, तो वहीं नेटो के 14 देशों ने अपने 71 लड़ाकू विमानों को परमाणु जंग में उतारना शुरू कर दिया। इधर पुतिन के इशारे पर उत्तर कोरिया ने ह्योसोंग पीस परमाणु मिसाइल को मैदान में उतारकर अमेरिका को जंग की सीधी धमकी दे दी है। नेटो का पहला परमाणु युद्ध, एटमी जंग को तैयार पुतिन किम। मौजूदा खौफनाक हालात, भीषण मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट से हमले रूस यूक्रेन जंग को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक चुके हैं। लेकिन अब सबसे दहशत फैलाने वाले हालात ये हैं कि अब नेटो के 14 देशों ने रूस से सीधी जंग के लिए परमाणु तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। उधर दूसरी तरफ पुतिन और रूस के कट्टर समर्थक उत्तर कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने अपनी परमाणु परेड से जहां ट्रंप के होश उड़ा दिए, तो वहीं दुनिया को यह भी दिखाया कि रूस जंग के मैदान में बहुत आगे की तैयारी कर चुका है। रूस पहले ही बेलारूस के साथ मिलकर के जापान 2025 और परमाणु युद्ध की तैयारियां 10 से 16 सितंबर के बीच पूरी कर चुका है। इधर उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने उत्तर कोरियाई सेना की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर दुनिया की सबसे विनाशक मिसाइलों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया है। वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है कि चाहे रूस हो या फिर नेटो, यूरोप या फिर अमेरिका, सभी मानकर चल रहे हैं कि जब तक आर पार की जंग नहीं होगी, तब तक दुनिया में फिर से शक्ति संतुलन नहीं हो पाएगा। और यही वजह है कि 3.5 साल बाद भी रूस यूक्रेन पर कब्जा करने में जुटा हुआ है। हम आपको अब जंग का वो दौर दिखाने जा रहे हैं जहां फैसला परमाणु युद्ध से होगा। पुतिन किम की परमाणु तैयारी, हमले को तैयार ह्योसोंग 20 मिसाइल। दुनिया के लगभग सभी देश जानते हैं कि रूस की परमाणु ताकत के सामने दुनिया का कोई भी देश नहीं टिक सकता। इसीलिए अमेरिका भी पिछले 3.5 सालों से रूस पर सीधा हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है। अगर देखा जाए तो पुतिन अब तक के युद्ध में बाजीगर साबित हो रहे हैं। जहां एक तरफ रूस यूक्रेन के 27% इलाके पर कब्जा कर चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ परमाणु तैयारियों से नेटो, यूरोप और अमेरिका के होश उड़ा चुका है। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस को जहां चीन, ईरान और उत्तर कोरिया से सीधी जंगी मदद मिल रही है, तो वहीं उत्तर कोरिया पुतिन के एक इशारे पर परमाणु हमला करने को तैयार बैठा है। खास तौर पर उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने 10 घंटे पहले ही जिस तरह से अपनी परमाणु ताकत दिखाई है, उसे देखकर राष्ट्रपति ट्रंप, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और नेटो चीफ मार्क रूटे के हाथ पांव फूलने लगे हैं। जरा देखिए उत्तर कोरिया की परमाणु शक्ति कैसे युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकती है। उत्तर कोरिया की इस सैन्य परेड में दुनिया के सबसे एडवांस हथियारों को दिखाया है, जिनमें उसकी नई ह्योसोंग 20 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM भी शामिल है, जिसे किम जोंग उन ने सबसे शक्तिशाली परमाणु रणनीतिक हथियार प्रणाली बताया है। परेड में पहली बार 11 एक्सल वाले लॉन्चर ट्रक पर रखे गए विशाल ह्योसोंग 20 मिसाइल को दिखाकर उत्तर कोरिया ने तहलका मचा दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि ये नई पीढ़ी के ठोस ईंधन रॉकेट इंजन पर आधारित मिसाइल हैं। इसका इंजन 1971 किलो न्यूटन का थ्रस्ट उत्पन्न कर सकता है, जो पहले के सभी उत्तर कोरियाई रॉकेट इंजनों से ज्यादा शक्तिशाली है। किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया की सेना की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर दुनिया की सबसे विनाशक मिसाइलों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया है।
तस्वीरों में दिखाया गया कि देर रात तक चले इस कार्यक्रम के लिए रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में हजारों लोग उत्तर कोरिया की राजधानी की सड़कों पर उमड़ पड़े। राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहे थे और मुख्य सड़कों पर हथियारों की गड़गड़ाहट के बीच किम जोंग उन के जयकारे लगा रहे थे। इस दौरान उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के साथ शक्ति प्रदर्शन के लिए रूसी सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी सहयोगी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीनी प्रधानमंत्री ली कीयांग और वियतनाम के नेता जो लाम के साथ मौजूद थे। उत्तर कोरिया के आधिकारिक कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी की तरफ से जारी तस्वीरों में देखा गया कि ये सभी नेता किम जोंग उन के पास बैठे हैं। चीन और रूसी नेताओं की मौजूदगी के साथ उत्तर कोरिया ने अमेरिका को सीधे चुनौती दी है। Там были вопросы, связанные, скажем, с обсуждением проблем с поставками новых систем оружия, в том числе дальнобойных систем, высокой точности, это томагавки и так далее. Ну, я уже сказал, что это приведет к разрушению наших отношений, во всяком случае наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях. किम जोंग उन ने अपने भाषण में सीधे तौर पर यह स्वीकार किया कि उत्तर कोरियाई सैनिक रूस की सेनाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। दक्षिण कोरिया के मुताबिक यूक्रेन के साथ लड़ाई में उत्तर कोरिया के अभी तक 600 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। इस परेड में उत्तर कोरिया ने लेटेस्ट तकनीक का प्रदर्शन किया, जिसमें लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें, ड्रोन लॉन्च व्हीकल और ग्राउंड टू एयर मिसाइल सिस्टम भी शामिल थे। नेटो के 14 देशों के 71 परमाणु हथियार लॉन्च। इधर दूसरी तरफ नेटो और यूरोपीय देशों ने हैरान करने वाला दावा किया है। खबर है कि अब रूस के यूक्रेन पर आक्रामक और खूनी हमलों को देखते हुए नेटो और अमेरिका भी आर पार की जंग को मजबूर हो रहे हैं। फिलहाल अमेरिका रूस से सीधी जंग से बचना चाहता है, लेकिन नेटो और यूरोप के 14 देश रूस के खिलाफ ऐसा परमाणु चक्रव्यूह रच रहे हैं जो दुनिया को विनाश की कगार पर पहुंचा सकता है। जरा देखिए कैसे यूक्रेन युद्ध के बीच रूस की लगातार परमाणु धमकियों के जवाब में नेटो 36 घंटे बाद अपनी सबसे बड़ी परमाणु एक्सरसाइज शुरू करने जा रहा है। ये युद्धाभ्यास, जिसे न्यूक्लियर डेटरेंस कहा जा रहा है, 13 अक्टूबर से शुरू होगा और इसमें 14 देशों के 71 यूरोपीय विमान परमाणु हथियार लॉन्च करने का अभ्यास करेंगे। इस परमाणु अभ्यास को स्टीड फास्ट नून नाम दिया गया है, जो लगभग 2 हफ्ते तक चलेगा और इसका नेतृत्व नीदरलैंड करेगा। इसमें 14 नेटो देशों के 71 विमान शामिल होंगे। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य परमाणु रक्षा प्रणाली को सक्रिय करना और पारंपरिक हथियारों के साथ परमाणु निवारण पर जोर देना है। नेटो इस बड़े सैन्य अभ्यास के जरिए अपने सदस्य देशों को रक्षा सुरक्षा का भरोसा दिलाना चाहता है। नेटो से जुड़ी यूरोपीय मीडिया के मुताबिक इस नेटो परमाणु अभ्यास में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम परमाणु बम, विमान और लड़ाकू जेट भाग ले रहे हैं। नेटो से जुड़ी यूरोपीय मीडिया के मुताबिक इस नेटो परमाणु अभ्यास में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बम वर्षक विमान और लड़ाकू जेट भाग ले रहे हैं, लेकिन किसी भी परमाणु हथियार या जीवित गोला बारूद का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नेटो महासचिव मार्क रूटे ने एक वीडियो बयान में कहा, हमें ऐसा करने की जरूरत है क्योंकि हम अपनी परमाणु तैयारियां पूरी रखना चाहते हैं। इस परमाणु अभ्यास का अधिकांश हिस्सा उत्तरी सागर में रूस और यूक्रेन से दूर आयोजित किया जा रहा है और इसमें बेल्जियम, ब्रिटेन, डेनमार्क और नीदरलैंड्स के सैन्य अड्डे भी शामिल होंगे। We spoke with the United States. We are very thankful to President Trump for this dialogue. Last time we had very good meeting, very productive dialogue, and we spoke about long-range missiles, long-range weapon. I mean, we spoke about it, so we will see. Everything depends on his decision. अब ऐसे हालात में साफ है कि दूसरी तरफ चीन, उत्तर कोरिया और ईरान जैसे देशों के साथ मिलकर रूस ऐसी जंगी तैयारी कर रहा है जो नेटो और यूरोप पर बहुत भारी पड़ सकती है।
अब यूक्रेन रूस के ताबड़तोड़ हमलों को झेल नहीं पा रहा। हालात ये हो गए हैं कि यूक्रेनी सेना के एयर डिफेंस सिस्टम रूसी हमलों के सामने पस्त पड़ गए हैं। यही वजह है कि यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 12 शहरों में ब्लैकआउट हो गया और जेलेंस्की ट्रंप से जल्द टॉमहॉक क्रूज मिसाइल भेजने की गुहार लगा रहे हैं। रूस का कोल्ड वॉर शुरू, 35 मिसाइलों से यूक्रेन पर गैस अटैक। रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन पर तूफानी हमलों से अमेरिका और नेटो की बोलती बंद कर दी है। रात भर रूसी मिसाइलों और ड्रोन हमलों से यूक्रेन के गैस प्लांट और यूक्रेनी सैन्य अड्डों पर भीषण हवाई हमले हुए हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे रूस ने साबित कर दिया कि वो कागजी शेर नहीं बल्कि वो रूसी भालू है जो कभी भी अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ता। रूस के इन हमलों का गहरा असर यूक्रेन पर पड़ा है। जेलेंस्की ने दावा किया कि रूस के इन हमलों से हजारों यूक्रेनी सर्दियों में गर्मी के लिए तरस जाएंगे। यानी रूस ने यूक्रेन के खिलाफ कोल्ड वॉर शुरू कर दिया है। हम शुरू करते हैं रूस यूक्रेन से जुड़े उन आंकड़ों से जिसमें रूस साफ जीतता हुआ नजर आ रहा है। आग का गोला बने यूक्रेन के गैस प्लांट। पिछले 90 दिनों से यूक्रेन रूस के तेल रिफाइनरियों पर लगातार हमले कर रहा है। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया कि यूक्रेन ने रूस की 38 तेल रिफाइनरियों में से 16 तेल रिफाइनरियों को बम धमाकों से भीषण नुकसान पहुंचाया है। दावा किया गया कि रूस की तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेन के हवाई हमलों से इतना गहरा असर पड़ा कि रूस की 40% तेल उत्पादन पर असर पड़ा है। बौखलाए रूस ने यूक्रेन के इन्हीं हमलों का बदला लेना अब शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की गैस उत्पादन इकाई नेफ्टोगाज पर रूस ने बड़ा हवाई हमला किया है। मिसाइल और ड्रोन के हमले में ये इकाई बर्बाद हो गई है। ठंड के मौसम से पहले हुए इस हमले से यूक्रेन को एक बड़ा झटका लगा है। इससे ठंडक से बचाव के लिए देश में गैस की आपूर्ति पर भारी असर होने के आसार हैं। रूस ने देर रात यूक्रेन पर 35 मिसाइलों और 60 ड्रोन से हमला किया है। इसमें यूक्रेन के खार्किव पोल्टावा क्षेत्र में स्थित ईंधन गैस का उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी इकाई को निशाना बनाया गया। नेफ्टोगाज के सीईओ सर्गी कोरेत्स्की ने कहा कि इस गैस की आपूर्ति सेना को नहीं होती थी। इसके बावजूद रूसी सेना यहां पर हमला कर रही है। रूस के हमले की वजह से ही यूक्रेन के कई शहरों के हजारों घरों में बिजली और गैस की आपूर्ति ठप हो गई है। Способи завдати більше шкоди нашим людям. Тільки в одному цьому ударі, саме по газовим об'єктам, було 35 ракет, в тому числі балістика. Комбінований удар, лише половину ракет вдалося збити. Непроста ситуація на Чернігівщині після ударів дронами, в Славутичі, в Ніжині, також в самому Чернігові. इस बीच यूक्रेन ने भी पलटवार करते हुए कजाकिस्तान सीमा के नजदीक मौजूद रूसी शहर ओरस्क की ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला कर दिया। इस हमले के बाद रिफाइनरी परिसर में आग की लपटें उठती देखी गई। इस हमले से हुए जानमाल के नुकसान का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इधर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा फैसला किया जिसने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जानकारी देते हुए बताया कि युद्ध में बढ़ती मौतों को देखते हुए पुतिन ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और जेलेंस्की से मुलाकात नहीं करेंगे। इधर कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वॉशिंगटन में मौजूद सेंटर फॉर स्टडीज एंड इंटरनेशनल स्टडीज का अनुमान है कि 2.5 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक और 60,000 से 1 लाख यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने सितंबर में बताया था कि युद्ध में 14,100 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं। द मॉस्को टाइम्स के मुताबिक इस युद्ध में 620 से ज्यादा रूसी नागरिक भी अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले महीने व्हाइट हाउस में जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक के बाद त्रिपक्षीय बैठक की उम्मीद की गई,
लेकिन रूस के तूफानी हमलों ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दूसरी तरफ रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी इस साल यूक्रेनी क्षेत्र के 4,714 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा करने का दावा किया था। वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडीज ऑफ वॉर यानी ISW का अनुमान है कि रूसी आंकड़े का वास्तविक आंकड़ा 3,434 वर्ग किलोमीटर के करीब है। रूस कब्जे का ज्यादा इलाका बता रहा है। खबर है कि 25 से 29 सितंबर के बीच रूसी सेनाओं ने निप्रोपेट्रोव्स्क में भी कलिनोवस्कोय, स्टुपोय और डोनेस्क में डेरिलेवो, मेस्कोय, सेंड्रीगोलोव और किरोवस्क पर कब्जा करने का दावा किया। रूस की सेना ने सितंबर में यूक्रेन के 447 वर्ग किलोमीटर यानी 172.6 वर्ग मील क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। अमेरिका स्थित युद्ध अध्ययन संस्थान के विश्लेषण से पता चला कि जुलाई में 634 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा करने के बाद ये गति धीमी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कोपेनहेगन में 50 राष्ट्राध्यक्षों, शासनाध्यक्षों और यूरोपीय संघ के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। Russia will not stop until they are forced to do so. And they are a threat, not only to Ukraine, but to all of us. Today we have one major task ahead of us. We have to make our common Europe so strong that war against us becomes unthinkable. And we have to do it now. ये अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है कि अगर परमाणु जंग छिड़ी तो कौन सा देश जीतेगा, लेकिन इस वक्त रूस ने अपने तेवरों से साबित कर दिया है कि रूस यूक्रेन में अपना मिशन पूरा करने के लिए अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है।